नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर में। तो आज हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है वैद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषता। उससे पहले आप सभी को ये जानना जरूरी है कि यौगिक क्या है, ये कितने तरह के होते हैं रासायनिक बंधन के आधार पे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इन चीज़ों को समझो। तो देखिए, रासायनिक बंधन के आधार पर रासायनिक बंधन, जो रासायनिक बंधन होता है इसके आधार पर तत्व जो होते हैं यौगिक, इसके आधार पर यौगिक दो तरह के होते हैं। या रासायनिक बंधन पहले समझो, उसके बाद से यौगिक लगा के यहीं पे बता देते हैं। तो रासायनिक बंधन दो तरह के होते हैं। एक जो होता है विद्युत रासायनिक बंधन, विद्युत रासायनिक बंधन। और सेकंड जो होता है जिसको हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं, सहसंयोजक बंधन। या इसका एक और भी नाम है आयनिक बंधन। या इसी को एक चीज और भी कहते हैं बच्चों, ध्रुवीय बंधन। अब देखो, ये सहसंयोजक बंधन जिसको इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। अब ये जो सहसंयोजक बंधन होता है बच्चों, ये तीन तरह का हो जाता है, आप सभी जानते हो। फर्स्ट, अगर आप नहीं जानते हो तो इससे पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। केमिस्ट्री के सारे प्लेलिस्ट बने हैं, क्लास 10 के सभी टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। तो पहला जो होता है जिसको हम लोग एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं, एकल जिसको हम लोग सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरा जो होता है द्विक सहसंयोजक बंधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और जो तीसरा होता है जिसको त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं, सहसंयोजक बंधन इंग्लिश में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो देखिए, इसके ये तो बॉन्ड का प्रकार हो गया। अब इसी के बॉन्डिंग के आधार पर, रासायनिक बंधन के आधार पर यौगिकों को भी हम लोग, यानी यौगिक कंपाउंड, यौगिकों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं ये वैद्युत संयोजक यौगिक, क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक बोलते हैं। वैद्युत रासायनिक बंधन से जो यौगिक का निर्माण होता है, इस बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड से जिस यौगिक का निर्माण होगा उस यौगिक को हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक, है ना। और सहसंयोजक बंधन से जो बनेगा उसको सहसंयोजक यौगिक कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से यौगिक यानी जो कंपाउंड हो गए, कंपाउंड वो कितने तरह के हो गए बच्चों? दो तरह के यौगिक, दो तरह के। एक
जो वैद्युत रासायनिक बंधन के द्वारा बना है उसको, जैसे आप NaCl जो है ना, ये NaCl ये किससे बना है, तो वैद्युत रासायनिक बंधन से हुआ। तो NaCl को ऐसा कंपाउंड है, ये हो गया वैद्युत संयोजक बंधन हो गया। और जैसे हम कह दें कि आपका बाबू जो शेयर, वैसा सहसंयोजक बंधन तब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझा होता है। तो ये इसमें जैसे कि आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा कंपाउंड है, ऐसा यौगिक है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का साझा होकर बनता है। तो यहाँ पर कौन सा बंधन बन रहा है, सहसंयोजक बंधन बन रहा है। इस तरीके से ये इस यौगिक को कौन सा यौगिक कहिएगा, सहसंयोजक यौगिक कहिएगा, सहसंयोजक यौगिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, करके बना है, साझा करके। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, इसलिए ये कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग वैद्युत सहसंयोजक यौगिक समझ गए कि कहते किसको हैं, इस वैसा यौगिक जिसके अंदर वैद्युत रासायनिक बंधन पाया जाता है, यानी आयनिक बंधन पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत सहसंयोजक बंधन, जैसे में NaCl। और सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, तो वैसा यौगिक जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, उस यौगिक को कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। चलिए, आशा करते हैं ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से इसकी विशेषताएं, मेन टॉपिक पे आते हैं कि आखिर इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसकी प्रेजेंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसकी तारीफें थोड़ा कर लेते हैं कि क्या तारीफ है। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। ये जो वैद्युत संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं ये साझा नहीं करते हैं, ये ना कि हम भी दें तू भी दे, इस तरह का बात नहीं, पूरा ये दे देगा, या तो ले लेगा या तो दे दे, पूरा ये एकदम 100% डोनेट करने पर बनता है। पूरे ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर के फलस्वरूप बनेगा। तो ये ना साझा हो जाना, डायरेक्ट क्या होगा यहाँ पे, तो डायरेक्ट बच्चों इसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पूरा एकदम देना पड़ेगा तब जाके ये यौगिक बनेगा। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है। ये आयनों से बने होते हैं, और ये किससे बना है, आयन से बना है ना। अब आयन दो तरह के, कैटायन एनायन, ये सारी चीज आपको बता देगा। तो ये आयन से बने होते हैं, ठीक है ना, आयन से बने होते हैं, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज होता है इस पे। इनके दौड़नांक और क्वथनांक उच्च होती है। अब जितने ये वैद्युत संयोजक यौगिक होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही उच्च होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब दौड़नांक, जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी वो पिघल किस टेम्परेचर पे पिघलेगा या द्रवावस्था में परिवर्तित होने वाले तापमान को ही हम लोग दौड़नांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं, जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ उबलना शुरू करता है, बॉइलिंग होना शुरू करता है, उसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होगा बच्चों, हाई। क्या होगा, हाई होगा बच्चों, याद रखो, हाई उच्च होगा। ये मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस। कोई पूछेगा विद्युत संयोजक यौगिक कैसे होते हैं, तो आप ये जरूर बताइएगा कि ये जो क्रिस्टलीय रूप से ठोस होते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो इनकी अभी 4 बिंदुएं हम लोग जान गए कि इलेक्ट्रॉन पूरा स्थानांतरण होगा, शेयर तो बिल्कुल ही नहीं होगा इसके अंदर। इसमें आयन से बने होते हैं, ये ठोस होते हैं, इनकी क्वथनांक और दौड़नांक दोनों ही उच्च होता है। और लास्ट नहीं, अभी मतलब इसकी नंबरिंग भी आप लोग करते जाइए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर और यहाँ 7 तो बहुत सारी चीज देखना है अभी। तो देखो, ये जल में प्रायः विलय, किंतु बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म आदि कार्बनिक विलायकों में प्रायः अविलय होते हैं। तो देखिए, ये ऐसा यौगिक है ना जो पानी में तो घुल जाता है, लेकिन बेंजीन हो गया, पेट्रोल हो गया, एसीटोन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इसमें ये जितने कार्बनिक विलायकों में प्रायः यह अविलय होता है, यानी ये विलय नहीं हो पाता है, घुलता नहीं है, गलबे नहीं करेगा। ये विद्युत अपघटन करने पर ये अपघटित हो जाते हैं। जैसे इसमें विद्युत, यानी इसको बिजली का झटका देंगे, हाइड्रोलाइटिक करेंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे, तो ये बेचारा अलगे हो जाएगा, ये अलगे हो गया। देखो, इसको झटका मारे, ये दोनों रिश्ता है, ले जाके बिजली मार दी, ले
बिखिया के दोनों साइड हो गया लो, दोनों अलग अलग हो जाएगा लो, तो इसको हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन। तो इसको विद्युत अपघटन द्वारा यानी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इन यौगिकों को तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं, अपघटित कर सकते हैं। सातवां गुण ये है कि ठोस अवस्था में ये विद्युत कुचालक, जैसे ये ठोस अवस्था में है यानी अपना ओरिजिनल शेप में है बबुआ, ओरिजिनल स्टेट में है, तब ये तब बिजली का बिल्कुल एकदम थौसा रहेगा, बिजली अपने से जाने ही नहीं देगा। किंतु जलीय विलयन में अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, और जैसे उसको पानी में घोलें कि क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। जैसे बाबू नमक भी देख लो, नमक खाए हो ना, नमक NaCl, तो जब ये नमक डिब्बा में बा ना, तो ये नमक जो है आपको लाइट नहीं मारेगा, लाइट ना मारेगा। जैसे इसमें पानी डाल दिए, क्या डाल दिए बच्चों, वाटर, जब इसमें वाटर मिक्स कर दोगे ना, तब इसमें हो गया ये पानी, तो अब ये क्या कर देगा, अब इसमें वायर ले जाके डालो, टच करो, गनगना देगा मिजाज, एकदम खुश हो जाओगे। क्यों, क्योंकि ये जो है अब पानी सॉलिड फॉर्म में था, तब तो ये विद्युत का कुचालक था, यानी बिजली को नहीं भेज रहा था एक जगह से दूसरी जगह। और जैसे इसके अंदर क्या पड़ गया बच्चों, पानी जैसे मिक्स हो गया कि हो गया सुचालक, यानी बिजली को ट्रांसफर करेगा। आठवां प्रॉपर्टी ये है कि इनके अणुओं की कोई निश्चित आकृति नहीं रहती है। आप इसके जो अणु होंगे ना, मोलिक्यूल्स, ये जैसे कि NaCl लिए एगो अणु हो गया, यहाँ दो रहता तो दो अणु हो गया, तो ये इसके जो अणु होते हैं, ये अणु, इनकी जो आकृति होगी वो फिक्स नहीं होगी कि एक जैसा ही हो, अलग अलग भी होता रहता है ना। तो इनकी आकृति क्या बच्चों फिक्स होती है, एक जैसा होता है नहीं, अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं रहता है। लास्ट पॉइंट देखो बच्चों इसका कि विलयन में ये तेजी से अभिक्रिया करते हैं। जैसे इसको हम लोग सोल्यूशन में मिक्स करें, यहाँ पर ये कोई मैंने बिकर ले लिया, इसके अंदर जब हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे ना, तो ये तेजी से रिएक्शन करेंगे। अभिक्रिया जो क्या होता है, फास्ट रिएक्शन करते हैं। सोल्यूशन में ये जो कोई सोल्यूशन है यानी विलयन है, तो इस सोल्यूशन में ये क्या करेंगे, तो जितनी भी विद्युत संयोजक यौगिक होते हैं यानी इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड होते हैं, वो सारे कंपाउंड सॉल्यूशन के अंदर फास्ट तेजी से रिएक्शन करेंगे, जल्दी जल्दी रिएक्शन करते हैं, है ना। कौन कौन से यौगिक, याद रखना, विद्युत संयोजक यौगिक, इसकी हम लोग विशेषता देख रहे थे, ये 9 विशेषता थी इसकी, है ना। अब समझते हैं दूसरा जो पदार्थ था उसकी विशेषता देखते हैं। दूसरी यौगिक कौन सा है, हाँ जी बच्चों ध्यान से समझो। अब जो है सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, हम आपको बता दिए पहले कि सहसंयोजक यौगिक कैसे कहते हैं। वैसा यौगिक जिसका निर्माण सहसंयोजक बंधन के द्वारा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा होता है, उसको हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है वो समझिए बच्चों। इसकी ये विशेषताएं, पहला कि इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा करने के फलस्वरूप बनता है। ये यौगिक कब बनेगा, इस यौगिक का निर्माण तब होगा जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का शेयर होगा। साझा मतलब शेयर करेंगे, एक दूसरे को लेन देन करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। और ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं। अब ये तो शेयर करते हैं, अब ये क्या, इस पे कोई चार्ज होता है, कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है। ये एक दूसरे को शेयर करके, इलेक्ट्रॉन को किसके शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके ये बना होता है, और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। कोई पूछेगा क्या, बताइए सहसंयोजक पे कोई चार्ज होता है, नो चार्ज, जवाब मिलेगा नो चार्ज। ये न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल, ये क्या होंगे बच्चों, न्यूट्रल, उदासीन होते हैं। तो सहसंयोजक द्वारा बने सभी यौगिक
न्यूट्रल होंगे यानी उदासीन होंगे। ये ठोस या द्रव हो सकते हैं। इस दोनों इसकी जो अवस्थाएं होती हैं इस यौगिक का, सहसंयोजक यौगिक का, वो या तो सॉलिड फॉर्म में होंगे या तो लिक्विड फॉर्म, दोनों हो सकते हैं। और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो लो होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो, निम्न होता है। ये जल में अविलय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाते हैं। अब देखिए सहसंयोजक यौगिक का डायरेक्ट उल्टा प्रॉपर्टी है। जो वैद्युत यौगिक थे, वो वैद्युत यौगिक जो था वो पानी में घुलता था, लेकिन कार्बनिक यौगिकों में नहीं घुलता था। अब ई सीधे उल्टा है, ये पानी में ना घुलता है और कार्बनिक विलायकों में आसानी से विलय हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। और इस बिजली लेके जाओगे ना, ये ऐसा क्रिया होता है सहसंयोजक यौगिक कि वो विद्युत का बिल्कुल एक कुचालक होता है। उसमें बिजली जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, ट्रांसफर नहीं हो पाता इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर नहीं होंगे तो फिर बिजली कहाँ से दौड़ेगी? उसके अंदर से बिजली दौड़ नहीं पाती है, चल नहीं पाती है। इनके अणुओं की निश्चित आकृति होती है। एक खास बात है कि इनकी जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। इनकी अणुओं का शेप क्या होगा? फिक्स। जितने सहसंयोजक यौगिक है, कोवैलेंट कंपाउंड है, सारे कोवैलेंट कंपाउंड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है। ये विलयन में धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, लेकिन इसकी एक बुराई है कि ये जब विलयन में जाएंगे, सोल्यूशन में जाएंगे, तो सोल्यूशन में इसकी जो रिएक्शन रेट वो घट जाता है। रिएक्शन रेट क्या हो जाता है? घट जाता है। ये धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं और विद्युत अपघटन प्राय नहीं होता है। और इसको ले जाओगे विद्युत अपघटन कराने के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक करने के लिए, तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक करोगे यानी बिजली के झटका देकर अलग अलग करना चाहोगे तब परमाणुओं को, तो वो अलग नहीं होंगे। इसमें विद्युत अपघटन नहीं होता है, जबकि उसमें क्या होता था? विद्युत अपघटन होता था। तो इस वीडियो में आपने क्या समझा जी? इस वीडियो में आपने समझा कि यौगिक रासायनिक बंधन के आधार पर यौगिक कितने तरह के थे, यानी दो तरह के थे यौगिक। एक जो था विद्युत संयोजक यौगिक और दूसरा सहसंयोजक यौगिक। इन दोनों की विशेषताओं के बारे में जाने। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।